हेलो एवरीवन, जीएस अध्ययन चैनल में आपका स्वागत है। और इस वीडियो का टॉपिक है भारत के वायसराय। तो मैंने पहले अपलोड कर रखा है बंगाल के गवर्नर जनरल और उसके बाद भारत के गवर्नर जनरल। उसी सीरीज में ये तीसरा है भारत के वायसराय। तो आइए पार्ट 1 देखते हैं, शुरू करते हैं। तो भारत के वायसराय से समझेंगे चीजों को कि जो भारत के वायसराय हुए उनकी नियुक्ति किस तरह से हुई। तो भारत सरकार अधिनियम 1858 पारित हुआ, जिसके बाद भारत का गवर्नर जनरल का नाम बदलकर भारत का वायसराय रखा गया। तो किस अधिनियम के तहत? भारत सरकार अधिनियम 1858। तो प्रथम जो गवर्नर वायसराय था वो लॉर्ड कैनिंग था और ये अंतिम गवर्नर जनरल भी था। तो आप सोच रहे होंगे कि ये अंतिम गवर्नर जनरल कैसे था। तो इसकी नियुक्ति जो हुई थी वो 1856 में हुई थी, परंतु भारत सरकार अधिनियम जिससे वायसराय बना वो 1858 में आया। इसी कारण से ये अंतिम गवर्नर जनरल तथा प्रथम ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का पहला वायसराय था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। क्लियर। आगे बात करेंगे हम लोग कि इसके समय में ही अति महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना 1857 की क्रांति हुई थी। कौन सी घटना हुई थी? 1857 की क्रांति हुई थी। नेक्स्ट, 1 जनवरी 1877 को महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी घोषित किया गया, नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, महत्वपूर्ण कार्य इसके समय में क्या क्या हुआ था? तो शिक्षा में सुधार, 1857 में मुंबई, कोलकाता तथा मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। ये हम लोग आगे भी पढ़ेंगे ये पॉइंट, क्योंकि 1877 है। अभी हम लोग बात कर रहे हैं 1856 से 1862 तक, क्योंकि इंपॉर्टेंट था इसलिए मैं पहले लिखा हूं। तो आगे बात करते हैं। आर्थिक सुधार कौन कौन सा हुआ था? तो विल्सन ब्रिटिश अर्थशास्त्री को भारत बुलाया गया लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। इसने 500 रुपए से अधिक की आय पर आयकर लगाया, या अर्थात इनकम टैक्स लगाया गया। कितना? 500 रुपए से अधिक के आय पर। आयात पर 10% तथा निर्यात पर 4% का कर लगाया। एक्सपोर्ट पर कितना? 4% तथा इंपोर्ट पर 10% का कर लगाया। नमक के कर में वृद्धि तथा तंबाकू को भी कर के दायरे में लाया। किसने लाया? लॉर्ड कैनिंग ने। अब कुछ न्यायिक सुधार देखा गया था कि इंडियन हाईकोर्ट एक्ट 1861 द्वारा मुंबई, कोलकाता तथा मद्रास में एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। 1860 में मैकाले द्वारा तैयार भारतीय दंड संहिता लागू किया गया। आईपीसी जो आज के समय में भी प्रासंगिक है, तो याद रखेंगे किसके द्वारा? मैकाले द्वारा। ये इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। नेक्स्ट बात करते हैं कि सार्वजनिक सुधार कौन कौन से हुए थे। तो बड़े पैमाने पर रेल लाइन, सड़कों व नहरों का निर्माण किया गया, अर्थात इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी काफी ध्यान दिया गया उस काल में। नेक्स्ट, सामाजिक सुधार, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 पास हुआ लॉर्ड कैनिंग के समय में। राज की विलय की नीति समाप्त कर दी गई, अर्थात अब कोई भी राज्य ब्रिटिश शासन में या ब्रिटिश साम्राज्य में विलय नहीं होता था। इसके बदले क्या किया गया कि कुशासन के आरोपी राजाओं को दंडित करने का प्रावधान किया गया। अब विलय को छोड़कर सिर्फ दंडित करने का प्रावधान किया गया। तो सर्वप्रथम मल्हार राव गायकवाड़ को किस कुशासन के लिए दंडित किया गया, परंतु राज्य का विलय नहीं किया गया। नेक्स्ट वायसराय जो था वो लॉर्ड एल्गिन था। ये 1862 से 1863। महत्वपूर्ण कार्य क्या हुआ? बहावी आंदोलन का दमन इसके कार्यकाल में हुआ। सर जॉन लॉरेंस 1863 से 1869 अर्थात 1869। इसके समय में भूटान ने ब्रिटिश साम्राज्य पर आक्रमण कर दिया, जिसके उपरांत अंग्रेज एवं भूटानियों के मध्य समझौते हुए। और उस समझौता में क्या हुआ कि अंग्रेजों ने 5000 का वार्षिक सहायता देने का वचन दिया, और जिसके बदले भूटानियों ने 18 पहाड़ी दर्रों पर अंग्रेजों को अधिकार दिया। सर्वप्रथम भारत व यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ की सेवा शुरू हुई सर जॉन लॉरेंस के समय में। ये इंपॉर्टेंट है, परीक्षा के दृष्टिकोण से याद रखेंगे। नेक्स्ट, लॉर्ड मेयो का शासनकाल 1869 से लेकर 1872। प्रथम जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। ये परीक्षा में प्रश्न काफी बार पूछ चुका है और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, इसलिए याद रखेंगे कि प्रथम जनगणना कब हुई थी। तो 1872 में किसके शासनकाल में हुई थी? तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। नोट्स बनाते चलेंगे सो डैट कि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना हो। अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की गई, और ये मेयो कॉलेज सिर्फ राजाओं के पुत्रों की उचित शिक्षा व्यवस्था के लिए खोली गई थी। वित्तीय विकेंद्रीकरण का जनक जो है लॉर्ड मेयो को कहते हैं। 1872 में एक कृषि विभाग अर्थात एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट खोला गया। किसके शासनकाल में किसने खोला? लॉर्ड मेयो ने खोला। भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण की स्थापना भी इसी के काल में हुई, लॉर्ड मेयो के काल में। तो मेयो प्रथम भारतीय वायसराय था जिसकी हत्या उसके ऑफिस में की गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न आता है कि कौन सा वायसराय था जिसकी हत्या उसके ऑफिस में कर दी गई। तो लॉर्ड मेयो। और उसकी हत्या किसने की? एक अफगान ने 1872 ईस्वी में चाकू मारकर अंडमान में कर दी थी। नेक्स्ट वायसराय जो पांचवा वायसराय था वो लॉर्ड नॉर्थब्रुक था। ये 1872 से 1876 का इसका कार्यकाल रहा। इसने नेटिव मैरिज एक्ट अर्थात अंतरजातीय विवाह को मान्यता दी थी। इसने घोषणा किया था कि मेरा उद्देश्य करों को हटाना, करों का अर्थ यहां पर टैक्स है,
टैक्स को हटाना तथा अनावश्यक नहीं, ये अनावश्यक होगा, यहां पर वैधानिक कार्यवाही को बंद करना है, ये घोषणा किया था। पंजाब का प्रसिद्ध कुका आंदोलन इसी के समय में हुआ था, नॉर्थब्रुक, और स्वेज नहर खुल जाने से भारत और ब्रिटेन के व्यापार में वृद्धि हुई थी। तो स्वेज नहर, ये सब बात करेंगे हम लोग भूगोल का जब शुरुआत करेंगे तो भूगोल के चैप्टर में बात करेंगे। 1876 में नॉर्थब्रुक ने इस्तीफा दिया। क्या कारण था इस्तीफा देने का? इस्तीफा देने का कारण यह था कि ग्रीस सरकार ने अफगानिस्तान के एक अंग्रेज रेसिडेंट रखना चाहा, परंतु नॉर्थब्रुक ने इस नीति का विरोध किया, इसके कारण इसने इस्तीफा दिया था। अब बात करेंगे लॉर्ड लिटन से। तो जो छठा वायसराय था, 1876 से 1880 का कार्यकाल था। ये एक सुप्रसिद्ध साहित्यकार, उपन्यासकार एवं निबंध लेखक था। तो इसने क्या किया कि दिल्ली दरबार का आयोजन किया 1 जनवरी 1877 को, और ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को कैसरे हिंद की उपाधि से सम्मानित किया। कौन सा उपाधि मिला था? महारानी विक्टोरिया को कैसरे हिंद की उपाधि दी गई थी। कब दी गई थी? 1 जनवरी 1877। ये सारी पॉइंट याद रखेंगे क्योंकि प्रश्न इस तरह से पूछा जा रहा है। अब मार्च 1878 में ईस्वी में भारतीय शस्त्र अधिनियम अर्थात इंडियन आर्म्स एक्ट के तहत कोई भी व्यक्ति बिना लाइसेंस के शस्त्र रख सकता है और ना ही व्यापार कर सकता है। तो ये आज भी ये यूज होता है इस अधिनियम का, और इसी के तहत शस्त्र अधिनियम मान्यता प्राप्त है। प्रेस पर प्रतिबंध हेतु वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू हुआ। किसने किया? लॉर्ड लिटन ने। भारतीय सिविल सेवा में प्रवेश की अधिकतम आयु को 21 से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई। अब लॉर्ड रिपन की बात करते हैं। तो रिपन का प्रथम वक्तव्य एज ए वायसराय जब उसने 1880 में प्रभार ग्रहण किया था, उस समय उसने दिया था कि कोलकाता में मेरा मूल्यांकन मेरे कार्यों से करना, शब्दों से नहीं। ये काफी बड़ी बात कही थी। इसी कारण से इसके शासनकाल को क्या कहा जाता है? ब्रिटिश शासन का स्वर्ण युग कहा जाता है। ध्यान देंगे को इसका, लॉर्ड रिपन का। अब इसके द्वारा किए गए कार्यों के बारे में जानते हैं। तो समाचार पत्रों की स्वतंत्रता को बहाल किया। 1882 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दी गई लॉर्ड रिपन के द्वारा। सिविल सेवा में सम्मिलित होने की आयु पुनः 19 से 21 कर दी गई। सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य लॉर्ड रिपन के द्वारा स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की गई, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय बोर्ड बनाए गए, जिले में जिला विभाग, नगरों में नगर पालिका का गठन किया गया एवं इन्हें कार्य करने की स्वतंत्रता दी गई तथा आय प्राप्त करने के लिए साधन उपलब्ध कराए गए। तो देखा आपने कि किस तरह से स्थानीय स्वशासन की शुरुआत किसने की थी? लॉर्ड रिपन ने की थी। तो आगे बात करेंगे कि नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 के शासनकाल में हुई थी। तो प्रथम जनगणना हुई थी 1872 में, और नियमित जनगणना की जब बात होगी तो 1881 में। प्रथम जनगणना की बात करेंगे तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। नियमित जनगणना की बात करेंगे तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में शुरुआत हुई थी। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सब नोट करते चलेंगे। प्रथम फैक्ट्री अधिनियम, जहां पर 100 से अधिक श्रमिक कार्य करते थे, वहां पर 7 वर्ष से कम आयु के बच्चे काम नहीं कर सकेंगे तथा 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए समय सीमा तय की गई थी। ये भी फैक्ट्री अधिनियम। ये शैक्षणिक सुधार के बारे में बात करते हैं। तो शैक्षणिक सुधार के अंतर्गत विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया। हंटर के सुझाव कौन कौन से थे? प्राइमरी शिक्षा का अधिकार लोकल बॉडी और म्युनिसिपल बोर्डों को दिया जाए तथा शिक्षा संस्थाओं पर सरकारी नियंत्रण को हटा दिया जाए। ये सब हंटर के सुझाव थे और ये सुझाव को स्वीकार कर क्रियान्वित करने का प्रयास किया गया। तो काफी इंपॉर्टेंट था लोकल बॉडी और प्राइमरी एजुकेशन को ये बढ़ावा देने के लिए। तो अब बात करेंगे इल्बर्ट विधेयक से। याद रखेंगे इल्बर्ट विधेयक, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारतीय न्यायाधीश को यह अधिकार मिला कि कोई यूरोपीय एवं ब्रिटिश नागरिकों का कोई मुकदमा हो तो उसका सुनवाई का, मामलों की सुनवाई का अधिकार भारतीय न्यायाधीश को दिया गया, जिसका विरोध, भरपूर विरोध या पुरजोर विरोध जो भी कह सकते हैं, यूरोपीय नागरिक एवं द्वारा किया गया। जिसके बाद लॉर्ड रिपन ने क्या किया कि इसको वापस ले लिया, सरेंडर कर लिया, जिसके बाद इसे इल्बर्ट विवाद भी कहा जाता है। भारत के उद्धारक की संज्ञा किसने दी थी? फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने। और भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता भी उसे कहते हैं लॉर्ड डफरिन। इसके समय में 1885 में भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो लॉर्ड डफरिन के समय में कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी? 1885। किसके द्वारा? एओ ह्यूम के द्वारा। ये सब क्वेश्चन बनता है। अगला है लॉर्ड लैंसडाउन। 1888 से 1894 सर डुरंड को अफगानिस्तान भेजा गया तथा इसके प्रयास से ही भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा का निर्धारण हुआ, जिसे डुरंड लाइन के नाम से जाना जाता है। और आज भी ये लाइन भारत और अफगानिस्तान के बीच में ये एक सीमा है। स्त्रियों को प्रतिदिन 11 घंटे से अधिक काम करने पर प्रतिबंध लगाया गया। और लॉर्ड एल्गिन द्वितीय जो 10वां वायसराय था, इसका वक्तव्य था कि भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया और तलवार के बल पर ही रक्षा की जाएगी। तो 10 वायसराय के बारे में मैंने इस पार्ट में बताया है। वायसराय अगला पार्ट में भारत के स्वतंत्रता तक अगला 10 वायसराय के बारे में बात करेंगे। तो इससे संबंधित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर आप
एमसीक्यू प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद पड़ा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और जो बिना सब्सक्राइब वीडियो देख रहे हैं उनसे एक छोटा सा योगदान, वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन दबा दें और आने वाले वीडियो से अपडेट रहेंगे। धन्यवाद। मिलते हैं पार्ट 2, अगला भारत के वाइसराय पार्ट 2 में। धन्यवाद।